देखो अभी तक जो थी जितनी भी हमने पढ़ी थी वो सारे की सारी चालक कुचालक माध्यम या अचालक माध्यम के लिए पढ़ी थी। फ्रेनेल समीकरण पढ़ ली, तो फ्रेनेल समीकरण के बाद में हमने परावर्तन गुणांक पारगमन गुणांक पढ़ लिया। उसके अंदर विद्युत क्षेत्र सदिश के लंबवत समांतर कंडीशन इन सब के बारे में भी पढ़ा। हमारे इन कंडीशनों के लिए फ्रेनेल समीकरण परावर्तन गुणांक पारगमन गुणांक ज्ञात किए। उसके बाद में अगर कोई भी इलेक्ट्रिक कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग अगर परावर्तक पृष्ठ के अभिलंब रूप से आपतित हो रही है तो उस कंडीशन में भी हमने फ्रेनेल समीकरण को ज्ञात किया, परावर्तन गुणांक पारगमन गुणांक को ज्ञात किया। उसके बाद में हमने जो इनके अंदर बूस्टर कोण किस एंगल के ऊपर इंसिडेंट हो तो परावर्तन कोण का मान या परावर्तित ऊर्जा ही प्राप्त हो और या परावर्तित ऊर्जा प्राप्त ना हो, या फिर आप ये कह सकते हो परावर्तन गुणांक का मान 0 होता है, तो उसके लिए हमने बूस्टर कोण का भी पढ़ा। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमने ये पढ़ा कि अपवर्तित तरंग का मान किस प्रकार से जो है वो पूर्ण रूप से अपवर्तित तरंग के रूप में ऊर्जा का मान 0 हो जाता है और किस प्रकार से हमें सिर्फ परावर्तित तरंग के रूप में ऊर्जा का संचयन किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, वो भी पढ़ लिया। अब उसके बाद में जो है जो अचालक माध्यम है उसके अंदर दो अचालक माध्यमों के पृष्ठ के ऊपर कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग इंसिडेंट होती है, तो उस कंडीशन के अंदर इनके अंदर से जो हम फ्रेनेल समीकरण निकालते हैं उनकी हमें क्या करनी पड़ती है, पुष्टि करनी पड़ती है, सत्यापन करना पड़ता है। तो सत्यापन या फिर इनका जो एक्सपेरिमेंटल रूप से जो इनका हम क्या कहते हैं वेरिफिकेशन करते हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें इतना सा है कि जो जैसे कि आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब भी दो माध्यमों की दो अचालक माध्यमों की परिसीमा के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है एक बार क्या होता है इस माध्यम की परिसीमा या माध्यमों के तल के अंदर या तल के समांतर रूप से इंसिडेंट होता है या फिर तल के लंबवत रूप से इंसिडेंट होता है। तो इस कंडीशन में क्या है, इन जो दो अलग अलग, एक तो वेव के अंदर जो वेक्टर है ई वेक्टर और एक माध्यम का तल, माध्यम का तल और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का दोलन का तल या कंपन का तल, ये इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल क्या कहलाता है, दिक् कोण कहलाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो एक समय पे आप देखते हो आप क्या लेते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को तल के लंबवत लेते हो आपतन तल के, और एक कंडीशन आप क्या लेते हो, समांतर लेते हो। तो दोनों ही कंडीशन आप देखोगे माध्यम के एक बार तो वो क्या होता है लंबवत होता है और एक बार माध्यम के समांतर होता है। तो एक बार वो समांतर रूप से दोलन करे और एक बार वो क्या करे लंबवत रूप से दोलन करे या फिर अभिलंबवत रूप से दोलन करे, कैसे भी दोलन करे। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो भी वेव है उसके अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है वो क्या करता है माध्यम के तल के साथ में अपने दोलनों के साथ में, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी दोलन कर रहा होगा, और दूसरा जो ये माध्यम है किस माध्यम के ऊपर ये जिस भी माध्यम के ऊपर ये इंसिडेंट हो रहा है वो या तो ये उसके लंबवत इंसिडेंट होगा या फिर ये उसके समांतर रूप से इंसिडेंट होगा। तो दोनों ही कंडीशन में ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के दोलन होते हैं उनका तल तथा साथ में जिस माध्यम के ऊपर ये इंसिडेंट हो रहे हैं दो माध्यमों की परिसीमा के ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं उसका तल, उस माध्यम की जो दो माध्यम है उनके तल, इन दोनों ही तलों के मध्य जो एंगल बनता है वो एंगल क्या कहलाता है, दिक् कोण कहलाता है। इस दिक् कोण तथा साथ ही साथ में जो ये दिक् कोण होगा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एजीमुथ एंगल बोलते हैं, ठीक है। इस दिक् कोण तथा जो फ्रेनेल की समीकरण है E01 और E01 डैश के रूप में और E02 के रूप में, इनके बीच में हम क्या करते हैं कोई भी तरंग जो है उनके जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उनके दिक् कोण तथा उनके जो परावर्तन आपतन और अपवर्तन इनके जो आयाम होते हैं उनके मध्य में क्या खींचा जाता है, एक ग्राफ खींचा जाता है। फ्रेनेल की समीकरण और दिक् कोण के मध्य क्या खींचा जाता है, एक ग्राफ खींचा जाता है। अगर वो ग्राफ हमें कैसा प्राप्त हो जाए, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में अगर वो ग्राफ प्राप्त होता है तो इसका मतलब ये समझ लेना कि दी गई जो भी फ्रेनेल समीकरण होगी वो क्या होगी, सत्य होगी। अलग अलग थीटा आई एंड थीटा आर के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर और कुछ भी नहीं है,
जो समझने की लायक की चीज है, जो मेन पॉइंट, पूरे डेरिवेशन के अंदर कुछ भी नहीं है। पूरे डेरिवेशन में आप देखोगे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। एक तो आपको डेफिनेशन किसकी मालूम होनी चाहिए, मेन इंपोर्टेंट समझ में आनी चाहिए, बिग कौन किसे कहते हैं। दूसरी चीज, इसके अंदर पूरे के पूरे डेरिवेशन के अंदर जो एक्सपेरिमेंटल रूप से क्या है, फ्रेनोइड समीकरण का सत्यापन कैसे होता है, तो एक उसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी दिक् कोण और इनके आयामों से जो एक इक्वेशन बनेगी, किसके, जो इनका मतलब जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का दिक् कोण है उसका, और फ्रेनोइड समीकरण के आयाम और इस दिक् कोण के बीच में जो रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन से जो हम ग्राफ बनाएंगे, वो ग्राफ अगर किसके रूप में प्राप्त हो, सरल रेखा के रूप में। ग्राफ कैसा हो, सरल रेखा के रूप में अगर हमें एक ग्राफ प्राप्त हो जाता है, तो उस समय समझ लेना है कि वो क्या कर रहा है, फ्रेनोइड समीकरण की क्या कर रहा है, सत्यापन कर रहा है, या फिर उनकी समीकरणों की क्या करता है, पुष्टि करता है, और इसमें कुछ भी बता नहीं रखना है। ठीक है ना। तो अब देखो आगे जब अब अपन चलेंगे तो उसमें क्या पूरा का पूरा आप देखोगे मैथमेटिकल डेरिवेशन है। कहीं भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि कोई नई चीज है, क्योंकि सारी की सारी क्या है, फ्रेनोइड समीकरण के ऊपर डिपेंडेंट है। बस जो नई चीज है एक वो है आप लोगों की दिक् कोण या फिर एजीमुथ एंगल है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। अब देखो इसका डेरिवेशन है वो पढ़ लेते हैं। अब देखो इसके डेरिवेशन के अंदर का प्रायोगिक सत्यापन है। मेनली चीज यहाँ पे स्टार्ट होगी, वो कहाँ से स्टार्ट होगी, दिक् कोण से। तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होनी चाहिए, दिक् कोण की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो दिक् कोण क्या होता है, जब भी क्या है एक विद्युत चुंबकीय तरंग की विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन या दोलन के तल तथा तरंग के आपतन तल के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, वाला कोण क्या कहलाता है, दिक् कोण या फिर एजीमुथ एंगल। ठीक है। अब देखो, और ये कंडीशन कब होगी, ऐसा कब हो सकता है, जब क्या हो, वेव क्या हो, किसी ना किसी रूप से पोलराइज हो। जैसे कि मान लो कि वेव क्या है, समतल तरंग ध्रुवित भी हो सकती है, रेखीय ध्रुवित भी हो सकती है, हमने पहले भी पढ़ा था। क्योंकि फ्रेनेल समीकरण जो हमने ज्ञात की थी वो कौन सी कंडीशन में ज्ञात की थी, जब भी कोई भी तरंग क्या होती थी, किसी ना किसी रूप से क्या होती थी, पोलराइज होती थी। क्योंकि अनपोलराइज वेव के लिए क्या हो जाती है, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर फ्रेनेल समीकरण को भी हमने किसमें ज्ञात किया था, पोलराइज्ड वेव के लिए ज्ञात किया था। तो यहाँ पे साथ में ये कह सकते हैं कि जब क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, रेखीय ध्रुवित होती है। अतः आपतित परावर्तित एवं अपवर्तित तरंगों के दिक् कोण क्रमशः कितने क्या हो सकते हैं, क्रमशः अगर बीटा वन डैश एंड बीटा टू है तो उस कंडीशन के अंदर जो इनको व्यक्त किया जाता है दिक् कोणों का रिलेशन किसके साथ है, फ्रेनेल समीकरण के साथ में, वो क्या होगा, tan बीटा वन। कौन सी वेव के लिए, आपतित तरंग के लिए। ये रिलेशन जो होता है वो क्या होता है,
ई नॉट 1 परपेंडिकुलर अपॉन ई नॉट 1, ठीक है। इसी प्रकार से tan बीटा 2 बीटा 1 डैश बराबर क्या होगा, ई नॉट 1 डैश अपॉन ई नॉट 1 परपेंडिकुलर और मतलब कुल मिला के आप दूसरे रूप में आप बिग कोण को इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हो कि जो आपतित तरंग और दूसरी कौन सी, एक तो तल के समांतर, सॉरी एक तो माध्यम के समांतर वाली कंडीशन और एक माध्यम के लंबवत वाली कंडीशन में जो फ्रेनेल समीकरण होती है उनका रेशियो भी किसको व्यक्त करता है, बिग कोणों को व्यक्त करता है। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन के रूप में भी आप कह सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से परावर्तित तरंग के लिए ये परावर्तित तरंग और अपवर्तित तरंग की, अपवर्तित तरंग जो है उसके लिए रिलेशन क्या आएगा, tan बीटा 2 बराबर E02 अपॉन E02 पैरेलल और परपेंडिकुलर। ये क्या है आपके समीकरण, मतलब बिग कोण और किनके किसके बीच में, फ्रेनेल के समीकरण के बीच में जो रिलेशन है वो किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा, इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। अभी हमें क्या करना है कि जैसे कि फ्रेनेल के समीकरण के अंदर आप देखते थे cos थीटा आई और sin थीटा आई वाली जो टर्म आती थी, उनके रूप में क्या निकालनी पड़ेगी, हमें इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। वो इक्वेशन निकालेंगे तो हमें क्या होगा, एंगल जो आपतन कोण अपवर्तन कोण है उनका किसके साथ में, इस बिग कोण के साथ में एक रिलेशन प्राप्त होगा। वहां से जो इक्वेशन मिलेगी वो आपको अगर स्ट्रेट लाइन के रूप में शो करती है तो वो कंडीशन क्या होगी, वो आप लोगों को फ्रेनेल के समीकरण को सत्यापित करने वाली कंडीशन कहलाएगी। देखो इसी के अंदर परंतु ई वेक्टर के तल के दो माध्यमों की परिसीमा के तल के लंबवत तथा समांतर आपतन की स्थिति में फ्रेनेल समीकरण क्या होगी, फ्रेनेल समीकरण जो थी वो क्या थी, E01 1 डैश अपॉन E01 1 परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या था आपके साइन थीटा आर माइनस थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर प्लस थीटा आई। इसको एक प्रकार से और कैसे लिखते हैं, माइनस के साइन थीटा आई माइनस थीटा आर अपॉन साइन थीटा आई प्लस थीटा आर के रूप में भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप थीटा आर माइनस थीटा आई यहाँ से अगर माइनस के साइन को कॉमन लोगे तो साइन कैसा होता है, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, प्रतिसममित वेव फंक्शन है, तो माइनस क्या आ जाएगा इसके अंदर वाला बाहर आ जाता है, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से जब ये तो क्या होगी परावर्तन गुणांक के लिए जो समीकरण थी वो फ्रेनेल की समीकरण, और पारगमन गुणांक के लिए जो फ्रेनेल की समीकरण थी वो क्या थी, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके 2 cos थीटा आई प्लस इंटू साइन थीटा आर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपके साइन थीटा आई प्लस थीटा आर। ये क्या हो गई, ये तो आप लोगों के दोनों क्या होगी, कौन सी कंडीशन में, तल के लंबवत की कंडीशन में क्या है फ्रेनेल की समीकरण। इसी प्रकार से तल के समांतर की कंडीशन में फ्रेनेल की समीकरण क्या थी, E01 अपॉन E01 पैरेलल इक्वल टू क्या था आपको लोगों के tan थीटा आई माइनस थीटा आर अपॉन tan थीटा आई प्लस थीटा आर, ठीक है। ये तो क्या होगी फ्रेनेल के समीकरण परावर्तन गुणांक के लिए। उसी प्रकार से पारगमन गुणांक के लिए E02 अपॉन E01 पैरेलल इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके 2 cos थीटा आई साइन थीटा आर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपके साइन थीटा आई प्लस थीटा आर, कोष्टक में cos थीटा आई माइनस थीटा आर।
इसको क्या दे दो, नंबर 2 दे दो। ठीक है, अब देखो इन चारों समीकरण का यूज हमें किसमें करना है, इन 2 इक्वेशन, इन 3 इक्वेशन के अंदर करना है। इन 3 इक्वेशन के अंदर इन चारों का यूज करोगे तो उस कंडीशन में जो एक समीकरण मिलेगी, उस समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, इनकी क्या कर सकते हैं, फ्रेनेल समीकरण के सत्यापन की क्या कर सकते हैं, पुष्टि कर सकते हैं। अब देखो क्योंकि tan β1 डैश इक्वल टू हमने क्या लिखा था, E01 डैश परपेंडिकुलर अपॉन E01 पैरेलल। ठीक है, इसको एक और रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, tan β1 डैश इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, E01 डैश अपॉन E01 परपेंडिकुलर इंटू E01 परपेंडिकुलर अपॉन E01 डैश अपॉन E01 पैरेलल इंटू E01 पैरेलल। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको। हमने क्या किया, E01 परपेंडिकुलर का मल्टीप्लिकेशन किया ऊपर नीचे अंश के अंदर, और E01 पैरेलल का हमने मल्टीप्लिकेशन किया ऊपर नीचे हर के अंदर। तो उस कंडीशन में आप देखोगे ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तब भी वापस क्या आएगी, ये इक्वेशन आएगी। अब आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे देखोगे E01 परपेंडिकुलर अपॉन E01 पैरेलल, ये जो है ये किसके बराबर था, tan β1 के बराबर था। ठीक है, दूसरा ये दो मान है वो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। जब ये दोनों मान, ये चारों के चारों, मतलब ये इस समीकरण को अगर हम किसके रूप में, एंगल के रूप में पूर्ण रूप से चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये 2 ये वाली और इससे पहले जो 1 tan β1 वाली दिक कोणों वाली समीकरण थी, उससे किसके अंदर रखना पड़ेगा, इसमें मान रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से क्या रखने पर, मान रखने पर tan β1 क्या आ जाएगा, 1 डैश बराबर E01 डैश अपॉन E01 परपेंडिकुलर, क्या है आपके यहाँ पे साइन थीटा आई माइनस के थीटा आर अपॉन साइन थीटा आई प्लस के थीटा आर, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपके tan थीटा आई प्लस थीटा आर अपॉन tan थीटा आई माइनस थीटा आर इनटू मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा tan β1। ठीक है, अब देखो tan थीटा आई अपॉन प्लस थीटा आर अपॉन tan थीटा आई माइनस थीटा आर है, तो इसको आप किसके साइन और कॉस के रूप में लिखोगे, तो साइन वाली टर्म्स क्या हो जाएगी, आपस में कट जाएगी। जब साइन वाली टर्म्स आपस में कट जाएगी तो बचेगी ओनली फॉर कौन सी टर्म, कॉस वाली टर्म बचेगी, क्योंकि tan को किसके रूप में, साइन के ऊपर बदलोगे तो सेम के सेम आप देखोगे तो यहाँ पे थीटा आई माइनस थीटा आर, यहाँ पे थीटा आई प्लस थीटा आर, यहाँ पे वही की वही थीटा आई प्लस थीटा आर, यहाँ पे भी थीटा आई माइनस थीटा आर। तो टर्म सिर्फ कौन सी बच जाएगी इस इक्वेशन के अंदर, cos थीटा आई माइनस थीटा आर अपॉन cos थीटा आई प्लस थीटा आर इंटू tan β1। ठीक है, तो यहाँ से लिखो tan β1 डैश किसके बराबर आ जाएगा आपके, cos थीटा आई माइनस थीटा आर अपॉन cos थीटा आई प्लस थीटा आर माइनस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा tan β1। ये आपकी क्या होगी समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक और समीकरण जो है दूसरी हमने जो पढ़ी थी, अपवर्तित तरंग के लिए जो दिक कोण की समीकरण थी वो क्या थी, अपवर्तित तरंग के लिए जो दिक कोण की समीकरण थी tan β2, वो क्या था आपके E02 परपेंडिकुलर अपॉन E01 E02 पैरेलल। इसको भी किसके रूप में, ये जो समीकरण है ये इस रूप में बदलना है, तो इसको भी इसके रूप में बदलना है, तो वापस से आपको अंश और हल में क्या करना पड़ेगा, E01 परपेंडिकुलर और E01 पैरेलल का क्या करना पड़ेगा, अंश और हल में ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में ये समीकरण क्या आएगी, E02 परपेंडिकुलर डॉट E01
परपेंडिकुलर अपॉन ई नॉट 2 अपॉन ई नॉट 1 पैरेलल इनटू ई नॉट 1। फिर से इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या रखेंगे, इसमें मान रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से मान रखेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मान रखोगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या आएगी, tan बीटा 2 बराबर क्या आ जाएगा आपके 2 cos थीटा आई sin थीटा आर अपॉन sin थीटा आई प्लस थीटा आर डॉट 2 sin थीटा आई प्लस थीटा आर इंटू cos थीटा आई माइनस थीटा आर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 2 cos थीटा आई sin थीटा आर इंटू डॉट में क्या आ जाएगा tan बीटा। ये दोनों आपस में गए, ये इससे गया, तो उस कंडीशन के अंदर जो अपवर्तित तरंग है उसका तल के साथ में जो दिक कोण है उसका रिलेशन जो आएगा वो क्या आएगा tan बीटा 2 इक्वल क्या आ जाएगा आपके cos थीटा आई माइनस थीटा आर इंटू tan बीटा 1। ये क्या होगी आपके समीकरण नंबर 4। अब देखो ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4, ये समीकरण नंबर 3 और 4 भी क्या है आप लोगों के दिक् कोणों के रूप में किसको प्रदर्शित करती है, फ्रेनेल समीकरण को व्यक्त करती है। क्योंकि ये समीकरण नंबर 3 और 4 हमने किसकी सहायता से प्राप्त किए, फ्रेनेल समीकरण की सहायता से प्राप्त किए। तो अगर हम क्या करेंगे, जो ये दिक् कोणों के रूप में हमने जो फ्रेनेल की समीकरण निकाली है इनका भी अगर हम सत्यापन करेंगे तब भी हमें क्या मिल जाएगी, जो फ्रेनेल समीकरण के सत्यापन की पुष्टि वहां से भी हो जाएगी। तो ठीक है, यहाँ से ये समीकरण नंबर 3 और ये 4 ये किसको प्रदर्शित करती है, दिक् कोण के रूप में फ्रेनेल की समीकरण को व्यक्त करती है। समीकरण नंबर 3 और 4 भी क्या है, फ्रेनेल समीकरणों के तुल्य है। अतः फ्रेनेल समीकरण के सत्यापन के लिए की पुष्टि या सत्यापन के लिए हम क्या कर सकते हैं, के लिए 3 एंड 4 का भी क्या कर सकते हैं, को भी सत्यापित किया जा सकता है। अब देखो यहां तक तो ये समीकरण हमें किसके रूप में, फ्रेनेल समीकरण की, फ्रेनेल की समीकरण दिक् कोण के रूप में प्राप्त होगी। अब देखो इस समीकरण के अंदर अगर हमें tan बीटा 1 और इस cos थीटा आई और cos थीटा आर वाले टर्म्स के बीच में रिलेशन पता करना है तो उस कंडीशन में इस tan बीटा 1 को क्या करना पड़ेगा, हमको हटाना पड़ेगा, विलुप्त करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो आप लोगों के बुक के अंदर अलग से एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया गया है और इसी के साथ में मैंने ऐड करके थ्योरी को कम करते हुए मैंने उसको यूज किया है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि जो निकोल प्रिज्म है उस निकोल प्रिज्म की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है कि जो इनकी समीकरणों का व्युत्पन्न करने के लिए निकोल प्रिज्म के ऊपर, क्योंकि निकोल प्रिज्म और बाहर से वायु से अंदर आने वाली, क्योंकि निकोल प्रिज्म में और आप देखोगे तो निकोल प्रिज्म का क्या होगा, मीडियम अलग होगा और बाहर से आने वाली तरंग जो होगी उसका मीडियम किसी और माध्यम से आ रही होगी। तो ये भी क्या करेगी, एक प्रकार से दो माध्यम का क्या करेगी, दो माध्यमों को व्यक्त करती है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, निकल प्रिज्म की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है कि उसके ऊपर इंसिडेंट होने वाली तरंग जो है उसका दिक् कोण निकल प्रिज्म के मुख्य पृष्ठ के साथ में कितने डिग्री का बन जाता है, 45 डिग्री का बनता है। और वहां से इस tan बीटा 1 का मान क्या हो जाता है, 1 बराबर हो जाएगा। क्योंकि दिक् कोण या फिर यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है फ्रेनेल की समीकरण को सत्यापित करने के लिए उसमें इस तरीके से व्यवस्था की जाती है कि जो भी तरंग क्या हो निकल प्रिज्म के मुख्य पृष्ठ के ऊपर इंसिडेंट हो वो क्या करे, अपने दोलन के दौरान, मतलब क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का दोलन होगा, वो क्या करे निकल प्रिज्म के ऊपर, निकल प्रिज्म के पृष्ठ के ऊपर इंसिडेंट हो उसके साथ में किसी जिस एंगल का मान करे या जिस एंगल का निर्माण करे वो किसको प्रदर्शित करे, दिक् कोण को तो व्यक्त करे। जैसे कि मान लो कि इसकी व्यवस्था कैसे होगी, कैसे इसकी व्यवस्था है प्रिज्म में, इसमें क्या है कि ये जैसे कि मान लो कि कोई भी तरंग इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ से इसके लंबवत तल
इस तल के लंबवत ये अभिलंब होगा, ये इसके अंदर क्या है थीटा एंगल, यहाँ से ये तरंग क्या है परावर्तित होगी, या फिर कोई भी तरंग अगर सीधी निकल जाती है तो उसके लिए ये हो जाएगा, तो ये जो भी तरंग परावर्तित होगी उसके लिए थीटा आर डैश, और यहाँ पे ये जो एंगल अगर कोई भी तरंग सीधी चली जाती है तो उसके लिए एंगल अल्फा हो गया। तो इसके अंदर व्यवस्था इस प्रकार से, ये इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है प्रिज्म कि जो आपतित होने वाली तरंग है वो क्या करे, विद कोण कितने डिग्री का बनाए, 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो उस कंडीशन में हमें समीकरण जो मिलेगी वहां से जो ये tan β1 और इन दोनों के बीच में cos थीटा i माइनस थीटा आर cos थीटा i प्लस थीटा आर के मध्य में ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, और स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के अंदर ये सत्यापित हो जाता है कि फ्रेनेल की समीकरण जो हमने निकाली है वो कैसी है, एकदम परफेक्ट समीकरण है, यहाँ पे समीकरणों का क्या हो जाएगा सत्यापन हो जाएगा। तो उसके लिए मेनली आपको क्या मालूम होना चाहिए कि जो भी व्यवस्था की जाएगी एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर वहां पे दिक् कोण का मान कितने डिग्री का होना चाहिए, 45 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं हो पाएगा।